दलाई लामा तिब्बत के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि भारत और चीन के बीच तनाव का एक पुराना कारण भी माने जाते हैं। हाल ही में दलाई लामा के एक बयान से चीन टेंशन में है। दरअसल 2 जुलाई को दलाई लामा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट पोस्ट किया। इस बयान में दलाई लामा की ओर से कहा गया कि दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया जारी रहेगी। उनके निधन के बाद दुनिया को अगला दलाई लामा जरूर मिलेगा और अगले दलाई लामा के चुनाव का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उनके ऑफिस यानी गादेन फोड्रांग के पास ही रहेगा। भारत ने इस बयान का समर्थन किया है, जिससे चीन जल भुन गया है। चीन से चेतावनी भी आ चुकी है। 6 जुलाई को दलाई लामा 90 वर्ष के हो जाएंगे और करीब 56 साल पहले दलाई लामा ने भविष्यवाणी की थी कि जब वो 90 साल के हो जाएंगे तब ये फैसला लेंगे कि दलाई लामा की परंपरा को जारी रखना है या नहीं। और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि दलाई लामा की परंपरा जारी रहेगी। साथ ही ये भी साफ हो चुका है कि अगले दलाई लामा का जन्म भारत में ही होना है। इस ऐलान के साथ ही भारत और चीन के रिश्तों पर फिर से काले बादल मंडराने लगे हैं। अब सवाल ये है कि दलाई लामा के ऐलान से चीन को टेंशन क्यों हुई और इसका असर भारत पर कैसा पड़ने वाला है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दलाई लामा ने अपने बयान में लिखा है कि हालांकि पिछले 14 सालों से मैंने इस विषय पर किसी भी जिम्मेदार पक्ष से चर्चा नहीं की, लेकिन इस दौरान हजारों लोगों ने मुझे पत्र भेजकर दलाई लामा की परंपरा बनाए रखने की गुहार लगाई। इन्हीं अपीलों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है। वैसे चीन और दलाई लामा के बीच जो विवाद चल रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 1937 में जाना होगा। तिब्बत के पूर्वोत्तर इलाके में एक छोटा सा गाँव है ताकसेर। यहीं पर एक किसान परिवार में जन्म हुआ लामो धोंडुप का। उनके माता पिता ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनका बेटा न सिर्फ तिब्बत का सर्वोच्च धार्मिक गुरु बनेगा बल्कि चीन की सत्ता के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगा। बर्ड टू एग्जाइल नामक जीवनी के मुताबिक जब लामो 2 साल के थे तो एक दिन अचानक उन्होंने घर का सामान थैले में भरना शुरू कर दिया। माँ ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मासूम सी आवाज में जवाब मिला, मैं लहासा जा रहा हूँ। माँ ने ये बात मजाक में टाल दी, पर कुछ समय बाद लहासा से बौद्ध भिक्षुओं का एक दल उनके गांव वहां पहुंचा। वे एक खास बच्चे की खोज में थे जिसके पुनर्जन्म के संकेत उन्हें 9वें पंचेन लामा के एक सपने में मिले थे। 2 साल के लामों के सामने कुछ चीजें रखी गई, पुराना चश्मा, एक डमरू, एक घंटी। बच्चे ने पहचान करते हुए कहा कि ये सब तो मेरा है। और जब उनके सामने छड़ियां रखी गई तो उन्होंने 13वें दलाई लामा की छड़ी उठा करके खुद से चिपका ली। ये स्पष्ट संकेत था। भिक्षुओं ने उन्हें 14वें दलाई लामा के रूप में मान्यता दी और नाम दिया गया तेंजिन ग्यात्सो। बचपन में जो बालक भविष्यवाणियों और प्रतीकों का केंद्र बना, वही आगे चल करके चीन के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के पीछे एक प्रमुख कारण था तिब्बत। चीन में उनकी तस्वीरें प्रतिबंधित कर दी गई थी और उन्हें भेड़ की खाल में भेड़िया कह करके प्रचारित किया गया। दलाई लामा को इतिहास बताता है कि तिब्बत कभी एक संप्रभु राष्ट्र हुआ करता था जिसकी अपनी सेना थी। 763 ईस्वी में तिब्बती सेना ने चीन के एक बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव से तिब्बत समाज का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। वो आक्रामक रवैया छोड़ करके अलहदा बन गए। दलाई लामा अपने आत्मकथा फ्रीडम इन एक्साइल में लिखते हैं कि तिब्बती स्वभाव से योद्धा थे, लेकिन बौद्ध धर्म ने उन्हें संयमी और शांति प्रिय बना दिया। 822 ईस्वी में तिब्बत और चीन के बीच सीमा समझौता हुआ, लेकिन 1244 में मंगोलों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और उन्हीं के काल में पहले दलाई लामा का जन्म हुआ 1391 में, जिनका नाम था गेदुन द्रुपा। 1557 में मंगोल राजा दलाई खान ने दलाई लामा की उपाधि शुरू की। दलाई का अर्थ होता है समुद्र और लामा का अर्थ होता है गुरु, यानी ज्ञान का महासागर। सोनम ग्यात्सो, जो कि उस समय 30 दलाई लामा थे, उन्हें इस पद के रूप में मान्यता दी गई और गेदुन द्रुपा को मरणोपरांत पहला दलाई लामा घोषित किया गया। यानी दलाई लामा की जो परंपरा थी वो पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन तीसरे दलाई लामा के समय में इस परंपरा को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया और तब से परंपरा लगातार बरकरार है। अब आइए इस टकराव पर जो दलाई लामा और चीन के बीच दशकों से चल रहा है उसको विस्तार से समझते हैं। 1933 में 13वें दलाई लामा के निधन के बाद लामो धोंडुप को 14वें दलाई लामा के रूप में चुना गया। इस समय चीन के अंदर गृह युद्ध चल रहा था। 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी गई। माओ ने पद संभालते ही तिब्बत को चीन का हिस्सा बनाने का मन बना लिया, जबकि 1913 में ही
तिब्बत ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था, चीन की सेना को बुरी तरह से खदेड़ करके वापस भेजा था। अक्टूबर 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया। तीसरे हफ्ते तक तिब्बती सेना ने समर्पण कर दिया। नवंबर 1950 में सिर्फ 15 साल की उम्र में दलाई लामा को तिब्बत का प्रमुख बनाया गया। 1951 में बीजिंग में 17 सूत्रीय समझौता हुआ, जिसमें तिब्बत को सांस्कृतिक स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता देने का वादा किया गया, लेकिन ये वादा महज दिखावा निकला। धीरे धीरे दमन शुरू हुआ, संस्कृति पर हमला बोला गया और लोगों में आक्रोश पनपने लगा। माओ से मुकाबले के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। 1954 में पंचशील समझौता हुआ भारत और चीन के बीच। 1956 में दलाई लामा भारत आए और चीन के अधिकारियों ने उन्हें दूतावास में रोक लिया। भारत के दखल के बाद उन्हें छोड़ा गया। फिर आता है 10 मार्च 1959 का दिन। इस दिन लहासा में हजारों लोगों ने दलाई लामा के महल के बाहर प्रदर्शन किया। वजह थी चीनी सेना द्वारा दलाई लामा की हत्या की साजिश का रचना, जिसके बारे में लोगों को पता चल गया था और लोग चाहते थे कि दलाई लामा उनके पास न जाएं। इसके चलते दलाई लामा ने इस कार्यक्रम में जाना कैंसिल कर दिया, जिससे चीन चिढ़ गया। फिर 17 मार्च की रात को वो वेश बदल करके निकल पड़े और 31 मार्च 1959 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ पहुंचे। तब के पीएम नेहरू ने उन्हें भारत में शरण दी। भारत आकर के दलाई लामा ने मसूरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 17 सूत्रीय समझौते को खारिज कर दिया। इसके बाद चीन ने 1966 में सांस्कृतिक क्रांति शुरू की, जिसके तहत तिब्बत की बौद्ध विरासत को तहस नहस किया गया। हजारों मठ तोड़े गए, पांडुलिपियों को जलाया गया, हान लोगों को तिब्बत में बसाया गया और मूल जो तिब्बत के लोग थे उन पर अत्याचार किए गए। 15 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को जेल में ले जाया गया, कई तो वापस घर भी नहीं लौटे। सितंबर 1979 में दलाई लामा ने पंचसूत्रीय प्रस्ताव रखा, लेकिन चीन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। हालिया घटनाओं ने एक बार फिर से इस मुद्दे को ताज़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि 2 दलाई लामा होंगे। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि एक जिसे चीन नियुक्त करेगा और दूसरा वो जो तिब्बती परंपरा के तहत बनाया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इससे भारत और चीन के रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे। ऊपर से भारत ने दलाई लामा का समर्थन कर दिया है। उत्तराधिकार को लेकर के छिड़े विवाद के बीच अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 3 जून को 2 टूक शब्दों में साफ कहा है कि अगले दलाई लामा का फैसला सिर्फ और सिर्फ संस्थापित जो संस्था है वो लेगी और इस फैसले में कोई देश शामिल नहीं हो सकता है। वहीं चीन के विदेश मंत्री का कहना है कि बिना चीन की मान्यता के अगला दलाई लामा नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब अगले दलाई लामा के चुनाव से भारत और चीन के बीच तल्खी और बढ़ सकती है और इसकी भी आशंका है कि इस विवाद में अमेरिका कूद सकता है, क्योंकि अमेरिका भी दलाई लामा के समर्थन में है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें दलाई लामा के अगले फैसले पर टिकी हुई है। इस मुद्दे से जुड़ी सारी जानकारी हमने आपको दे दी। इस मुद्दे से जुड़े बाकी अपडेट्स के लिए एबीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। आपके लिए इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे साथी शोएब और फरजान ने। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस आयुष कुमार साइनिंग ऑफ।